अगर हम ऑर्गेनिक मेडिसिन की तरफ से जाएंगे तो नेचर और फितरत के करीब जाएंगे तो बीमारियां खत्म हो सकती हैं। हाइब्रिड बीज आ चुका हुआ है गंदम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब आप गंदम देखें, हम खड़े हो ना तो हमारे शायद ये घुटने तक जो है वो आएगी। हमने खादें इतनी लगा दी, इतनी खाद लगा दी। सफेद आटे की रोटियां बनाते, वो कहते हैं हमारे कुरकुरे पराठे उसी से बनेंगे। मैदे का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है, इससे जरा हमें बाहर निकलना होगा। गंदम की हम बात करें तो दुनिया भर में चावल के बाद सबसे ज्यादा खाए जाने वाला अनाज है। तहकीक ये बताती है कि दुनिया में फीकस गंदम का औसत इस्तेमाल तकरीबन 64 किलोग्राम है, जबकि पाकिस्तान में ये 124 किलोग्राम सालाना है। यानी पाकिस्तानी लोग रोटी, नान और गंदम से बनने वाली दीगर अशिया पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। हम बेसिकली गोश्त और रोटी खोर हैं कहा जाए। माहिरीन का ये भी कहना है कि जदीद दौर में प्रोसेस शुदा गंदम मोटापे, शुगर, ब्लड प्रेशर और कब्ज के अलावा जदीद अमराज और जोड़ों के दर्द में अहम वजह है। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या गंदम वाकई इतनी नुकसानदेह है जितना हमें बताया जा रहा है, और अगर गंदम वाकई इतनी सेहत के लिए ठीक नहीं है तो फिर इसका बेहतरीन मुतबादल क्या हो सकता है। इसी तमाम पहलू पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर जमील मेहरवई साहब। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का डॉक्टर साहब। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही बनता है, क्योंकि लास्ट टाइम आप हमारे शो में आए थे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमें क्वेश्चंस आए रिगार्डिंग दैट कि नेचुरोपैथी क्या है, एलोपैथिक हमने सुना है, होम्योपैथिक सुना है, तो ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर गंदम पे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और सबसे पहली बात तो ये कि नेचुरोपैथिक क्या है। पूरी दुनिया में इसका इस वक्त इतना बड़ा स्कोप है और बहुत तेज़ी से ये जो नेचुरोपैथिक है ये दुनिया में फेम कर चुका हुआ है, और लोग नेचुरोपैथी से बहुत सारी बीमारियों से जिनको होम्योपैथी में या एलोपैथिक में ख़ास तौर पे जिनको इलाज करार दिया जाता था, लोग बड़ी तेज़ी से उससे बाहर निकल रहे हैं और सेहत की तरफ आ रहे हैं, यानी बैक टू नेचर। और एक्चुअली ये है कि नेचुरोपैथी नेचर से है। जैसे आजकल एक सिलसिला है ना कि हमें ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाना है, बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें ऑर्गेनिक मेडिसिन की तरफ जाना है। अगर हम ऑर्गेनिक मेडिसिन की तरफ से जाएंगे तो नेचर और फितरत के करीब जाएंगे तो बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। अब एलोपैथिक तरीका इलाज जो है ये अभी कोई 1.5 सदी तकरीबन पहले से ये सिलसिला इसका शुरू होता है, और इससे पहले इस एलोपैथिक का नाम जो है वो इलाज बिल ज़िद था। अच्छा। इलाज बिल ज़िद का नाम तब्दील करके एक डॉक्टर सैमुअल हानमन थे जो इलाज बिल ज़िद के बड़े माहिर थे उस दौर के, दुनिया के अपने उस वक्त के, तो उन्होंने इसका नाम एलोपैथिक जो है वो रखा था। ठीक है। और फिर उसी डॉक्टर ने बुकरात की एक रिसर्च थी जो कि जिसको इलाज बिल मिसल कहा जाता था, तो उसने इलाज बिल मिसल को उठाया थी, तो वो नेचुरोपैथिक पढ़ने उसे, लेकिन इसने उसमें अल्कोहल की चीज़ें को शामिल करके तो इसने उसको अपने नाम से होम्योपैथिक जो इसका नाम जो है वो दिया, और वो होम्योपैथिक भी तरीका इलाज इस वक्त दुनिया में जो है वो राइज है। लेकिन जो नेचुरोपैथिक है ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चलता आ रहा है, और नेचर और फितरत पे, यानी अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो चीज़ें यानी नेचर की तरफ आना। तो इस वक्त पाकिस्तान में भी ये बड़ी तेज़ी से जो है वो अब आ चुका हुआ है, और दुनिया में तो इस वक्त आप गूगल पे सर्च करें तो नेचुरोपैथिक डॉक्टर आपको दुनिया में, अमेरिका में बेशुमार, कनाडा में, यूके में, उसके बाद यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत और अब ये पाकिस्तान में भी ट्रेंड वहाँ एमडी की डिग्री होती थी, जो कि हमारे यहाँ जैसे एमबीबीएस होता है वहाँ एमडी होता था। अच्छा। अब वहाँ पे उसके पैरेलल एक डिग्री आ गई एनडी, नेचुरोपैथिक डॉक्टर, और बड़ी स्पीड से हो रहा है, और लोग वहाँ एमबीबीएस यानी एमडी को छोड़कर नेचुरोपैथिक डिग्री की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। और नेचुरोपैथिक डॉक्टर जहाँ होगा लोग उसको बिल्कुल उसके गिर्द ऐसे पहुँचते हैं, इतना शायद पीर के गिर्द मुरीद नहीं होते होंगे जैसे, और बहुत ज्यादा लोग इस्तेफादा भी उनसे करें। और पाकिस्तान में ना, मैं एक बताता चलूं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है ना उसी डिग्री को थोड़ा सा मॉडिफाई जरा चेंज किया गया नाम से। तो यहाँ पे उन्होंने किया कि इसकी बैचलर डिग्री आफ्टर एफएससी हो रही है, और वो है बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन। और वो डिग्री यहाँ पे करशी यूनिवर्सिटी करवा रही है, यहाँ पे सुपीरियर करवा रहा है, यहाँ पे जीसी यूनिवर्सिटी करवाना शुरू हो गई है, यहाँ पे इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर करवा रही है, यूएमटी भी शायद मिनहाज यूनिवर्सिटी करवाने जा रही है, इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर करवा रही है, कराची में हमदर्द यूनिवर्सिटी करवा रही है, पेशावर में पेशावर यूनिवर्सिटी करवा रही है, और अल खैर यूनिवर्सिटी करा रही है, और पब्लिक को अभी पता भी नहीं, और वो सोचते हैं कि व्हाट इज द जामियात जो है वो करवाना शुरू हो गई। बड़ा अच्छा स्टेप है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। जिस तरह पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क है, हमारी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, हम गंदम से बड़ी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे होते हैं, उसका इंटेक कर रहे होते हैं,
बड़ी डिबेट छिड़ गई है कि ये गंदम ठीक नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब हमारे तो बावजदाद ये खाते आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक थे, ये लगता है कोई साजिश हो रही है जो इसको मुतनाज़ा बनाया, कंट्रोवर्शियल किया है। आप बताएं कि क्या वाकई गंदम जो है फ़ायदे की बजाय उल्टा बीमारियों का बायस बन रही है? आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? देखें, टाइम टू टाइम वेरी करता है कि हम किस वक्त क्या थे। यानी ठीक उस दौर में जब हमारे आबा अजदाद खाते थे तो उस वक्त गंदम जो है वो इंसान के कद के हाइट के बराबर होती थी। अगर उसमें खड़े भी होते थे तो आप इतना सा हाथ वेव करेंगे तो शायद वहाँ से नज़र आता था, इतना इसकी हाइट होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाइट कम होती चली गई। ठीक है। इसमें भी एक बायोलॉजिकल वॉर आई और जिन्होंने बीमारियां फैलानी और दवाइयां बेचनी थी और उस बिजनेस को प्रमोट करना था, उन्होंने इस तरह से इसको किया। अब जो है ना वो हाइब्रिड बीज आ चुका हुआ है गंदम का, जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब ये बात ना आम एक ले मैन नहीं समझ रहा, वो कह रहे हैं कि सदियों से साल से हमारे बावजदाद हम तीसरी चार नस्लों से पहले से ये हो रही है पंजाब में, पाकिस्तान में, इसके गिरदो नवाब ममालिक के अंदर, तो वो बात ठीक है। लेकिन उस दौर में गंदम प्योर देसी गंदम होती थी। तो आप अभी कह रहे हैं कि हाइब्रिड बीज आ गया है। जी, वो हाइब्रिड बीज हुआ, बीज चेंज हो गया जी, प्रोसेस्ड हो गया। अब आप गंदम देखें कि उसके अंदर जो है ना वो हम खड़े हो ना तो हमारे शायद ये घुटने तक जो है वो आएगी, साइज उसका ये रह गया। ठीक है। और दूसरा उसके ऊपर जो काम कर दिया वो हमने खादें इतनी लगा दी, इतनी खाद लगा दी जिसका अंदाजा नहीं। और ऊपर उसके हमने स्प्रे और ये चीजें इतनी शुरू कर दी, हमने तो अपनी धरती को नहीं छोड़ा। यानी डॉक्टर तो कहते हैं ना कि नेचुरोपैथ या जो हकीम या तबीब है उनकी तरफ ना जाएं, ये स्टीराइड देते हैं। वो स्टीराइड भी पैदावार उनकी और देते भी वही हैं। लेकिन दूसरी साइड पे आप अपनी जमीन को देखें कि हमने अपनी धरती माँ को स्टीराइड का हमने जानवर नहीं छोड़े, हमने धरती नहीं छोड़ी, हमने सब्जी नहीं छोड़ी, हमने फल नहीं छोड़ा, हमने कुछ नहीं। हर गंदे नाले के पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं जी, ये बहुत बड़ी सब्जियां उगती हैं। तो उस पॉइंट से ना हमारे लिए प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि वो फिर उसमें रही कसर कि हमने ये जो चाइना चक्कियां आ गई, आटा इतना बारीक हमने उसको पीसना उसमें शुरू कर दिया कि अब छान वाला मामला खत्म हो गया। छान तो है ही नहीं, फाइबर जो है वो उसके अंदर जल गया। और कुरान में अल्लाह ताला हमारे लिए 1500 साल पहले उसमें फरमा चुके हैं सूरह रहमान के अंदर कि वल हब्बो जुल अस्फ़ वर रेहान फबियला रब्बिकुम अतकज़िबान। वल हब्बो का माना है कि और भूसा वाला अनाज, यानी जिसमें फाइबर हो। अगर फाइबर ही निकल गया, अब लोग इस वक्त कहते हैं आटा खा रहे हैं, भाई आटा, सफेद आटा जहर है इस वक्त जो हम थैलों में ले रहे हैं। सस्ता करके ले रहे हैं। सस्ता इसलिए ले रहे हैं अगर हमें वो गंदम की निस्बत, मतलब प्योर आटा जो इस वक्त गंदम का उसकी निस्बत अगर सफेद आटा हमें मिसाल के तौर पे एक मन के पीछे हमें अगर 600-800 या 1000 रुपये का भी फर्क पड़ता है, सस्ता मिलता है। तो अगर वो सफेद आटा जिसमें चोकर निकल गया, जिसमें सूजी निकल गई, जिसमें मैदा निकल गया, तो पीछे क्या रह गया? पीछे तो वो रह गया कि उसमें पानी डालें, गर्म करें और लेवी बनाएं। और किसी दौर में हम किताबें जिल्द किया करते थे जब खुद हम स्टूडेंट थे, तो हम वो वाला काम है। तो हमें इसको भी जी झंडियां लगाते थे जब जश्न आज़ादी का आता था, तो हम खुद करते थे कमाल की। वैसे भी 14 अगस्त आने वाली है, तो इस पॉइंट से अच्छा, तो डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि अगर फिर जो लोग हम देखते थे कि पहले लोग वो भड़ोले घरों में रखे होते थे, अभी भी लोगों ने रखे हमें शहर के अंदर जिनका गांव से ताल्लुक है, रूट्स के साथ कनेक्टेड है, गंदम मंगवाते हैं और यहाँ से पिसवाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि गंदम का जो फायदा है वो उन्हें पहुंच ही नहीं पाता। एक तो हाइब्रिड बीज से वो बनी होती है और फिर चक्कियों में जाके जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाती है। देखें, एक और जरा गौर कर लेते हैं, कमेंट्स आ जाएंगे। किसान से हम पूछ लेते हैं कि किसान जो है, जब हमारे बड़े अबाउजदाद थे तो वो इसी गंदम को बतौरे बीज जब वो उगा लेते थे तो इसी गंदम को अपना भी पड़ोला भरते थे, बोरियों में भी रखते थे और लोग भी खरीदते थे और बिकती भी थी जी। फिर उसी में से वो जो अच्छी वाली कोई उनकी गंदम किसी जगह पे साफ सुथरी होती थी तो उसको बतौरे बीज जो है वो अनाज के बीज के तौर पे भी रखा जाता था और 1 साल पड़ा रहता था और अगले साल वो किसान अपने घर से वही बीज को छटा लगा के उगाता था। आज आप उसी गंदम को जो इस साल पैदा हुई है, आप उसको जरा बतौरे बीज रख के देखें और उसके बाद उसको आप जरा उगा के देखें अगले साल में, वो इतनी पैदावार, इतनी अच्छी फसल नहीं देगी, ना इतनी वो कमाल की होगी। तो किसान को हर साल नया बीज परचेज करना पड़ रहा है। इट मींस के जो हाइब्रिड बीज बना रहा है पीछे बैठा हुआ और जो उसके अंदर इंसान की फितरत को छेड़कर बीमारियों को फैला रहा है, हमें उस पर गौर ही नहीं और हम सिर्फ बैठे हुए ना। उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, टाइम इंटरवल बहुत कम है, 1 साल से ज्यादा नहीं आप नहीं हो सकता ना। वो 1 साल के बाद उसको वो उग जरूर जाएगी लेकिन उस लेवल की नहीं उगेगी। तो आपको बीज भी परचेज करना पड़ रहा है कहीं से।
तो हम समझते हैं कि यहूद नसारा हमारे मतलब हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, वो तो कुरान कहता है कि वो हमारे यानी कुल ये दुश्मन- खाद और बीज बेचने वालों ने भी ना जमीन के साथ जो है वो छेड़छाड़ करके उसे उस तरह से नाकाबिले काश बना दिया, या उसे कह दें कि उतनी उससे अब पैदावार नहीं बीज होती के जितनी साथ पहले हुआ खेल करती खेल थी। दिया। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह रूम के अंदर चैप्टर 30 वर्स 30 अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इंसान तुम्हारे समेत जो कुछ भी पैदा किया कायनात में, अल्लाह फरमाते हैं ये हमने एक फितरत और नेचर पर पैदा किया। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे इस बनाए हुए में तब्दीली ना करना, यानी इसमें छेड़खानी नहीं Change ना करनी। करना। और फिर अल्लाह फरमाते हैं यही सीधा दीन है। दीन मीन जिंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ। और अल्लाह आगे फरमाते हैं मगर बहुत लोग नहीं जानते, तो वो जो नहीं जानते उन तक तो हम लेकर इस मैसेज को लेके जा रहे हैं, छेड़खानी नहीं करनी फितरत के साथ। बिल्कुल। हम अच्छा कर डॉक्टर रहे हैं। साहब, गंदम के बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी डिबेट करते हैं, डीमेरिट्स पे बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करते हैं। इसको जिसने टक्कर दी है वो है मल्टीग्रेन आटा। ये एक नया फॉर्मूला, एक नई चीज निकली है, बहुत बड़ी सारे लोगों को नहीं डिजिटल पता मार्केटिंग था। के साथ बेचा जा रहा है बड़ा। Exactly. लोग खुद भी उसके थ्रू खुद को बेच रहे हैं, साथ अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, साथ वो आटे को भी बेच रहे हैं, देखिए, स्पॉन्सर चल रहे हैं, पीआर चल रही है। अगर पैसा क्या है? कमाना अगर पैसा कमाना हो ना, तो इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से लोग जो है ना वो मेरी बात सुनते हैं, और उस पे ऊपर एक वीडियो चलती है तो उसके ऊपर को 30-35 हज़ार बिल्कुल, ये कमेंट्स हमने आते देखा है, हैं, बिल्कुल। कमेंट्स आते हैं। अगर मैंने आटा बेचना हो ना, तो यकीन करें कि मैं महर से महरवी हूँ, और मैं अराई फैमिली से मेरा ताल्लुक है, खेती बाड़ी है, बावजदाद करते रहे हैं। अगर मैं भी मल्टीग्रेन आटा बनाऊं ना, तो यकीन करें मैं इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में इतना का आटा बेच जाऊं। मल्टीग्रेन अगर आप कोई मुझे चीज हो- बताएं और नाजरीन को भी बताएं ये है क्या। मल्टीग्रेन जो है ये आपने मुख्तलिफ अनाज को इकट्ठा करके मिक्स कर लिया, और उसके है। बाद कभी हमने सोचा कि किस बीज के कौन सा मिजाज है, ये क्या पैदा ये मतलब क्या करता जवार है, भी ये क्या डाल दी, करता है, थोड़ी सारा कुछ गंदम डाल दी, मैदा भी डाल दिया। सिंपल इज दैट। अगर मैं सिर्फ एक जुमला दूं, जी। अगर मल्टीग्रेन कोई चीज हमारे लिए अच्छी होती, हाँ। तो फिर क्या अल्लाह करीम जो है वो मल्टीग्रेन बीज कोई नहीं बना सकते थे? बना सकते थे ना। अल्लाह ने बड़ा valid उनको- point है। अल्लाह ने हर चीज को अलग अलग रखा। अलग-अलग एक रखा। वक्त में एक सालन, एक डिश की आप सल्लम ने जो है वो हदीस में फरमाया कि एक वक्त में एक डिश, एक सालन, एक चीज की बात की। अब लोग यहाँ कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, यानी वो ये शो करना चाहते हैं शायद नाउज़ुबिल्लाह कि उनके यहाँ कोई गुर्बत का सिलसिला था। बात ये है अकल के अंदर कि वो ऐसा नहीं था, वो सिर्फ अनाज पकाकर ही खाना, जो आज हम जिससे पेट भर रहे हैं ऐसा नहीं है। वो खजूर खा के भी सहरी और अफ्तारी करते थे, और रोजा भी रखते थे, और फल मुख्तलिफ होते थे। उन चीजों से हम दूर चले गए हुए हैं। हमें हमारे यहाँ सिर्फ यह है कि चूल्हा जले, रोटी पके, और हमें तो दाना एक गंदम ने कर दिया रुसवा। वो जहर की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा हमें तो दाना एक गंदम ने कर दिया रुसवा, तुम ही दहर में जन्नत का एहतमाम करो। तो बात यह है कि वो हमारे जो सबसे बड़े हमारे अबाउजदाद जद्दे अमजद हजरत आदम और अम्मा हवा, वहां पे गंदम के दाने का सिलसिला तो वहां भी शुरू हो गया था। और हालात डॉक्टर साहब, ठीक है। मल्टीग्रेन भी ठीक नहीं है, तो फिर मुतबादिल बता दें गंदम का। चलिए, देखें, गंदम का बेहतरीन मुतबादिल मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को देखता हूँ, तो आप सल्लम ने अपनी आप उसवा हसना उठा के देख लीजिए। आप सल्लम ने सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में जौ का दलिया Favorite और grain। जौ की रोटी जो है वो तनावल फरमाई है। जिंदगी में आप सल्लम ने बहुत कम, शायद 2, 4, 5 दफा कहीं गंदम की रोटी खाई जरूर है, लेकिन वो गंदम थी। ये वाली आज वाली हाइब्रिड बीज और खादों वाली, स्प्रे वाली, और जिसके अंदर बेशुमार मसाले, ये नहीं। तो उसके बाद डॉक्टर साहब, मैदा एक की और चीज तो बड़ा आपने कभी चखी पॉइंट भी है, नहीं। तब का लाइफस्टाइल हमारा और था, आज का लाइफस्टाइल और है। एक गली चलना हो तो गाड़ी पे जाते हैं, वहां पे आप कितना चला करते थे, कितनी मुशक्कत हुआ करती थी। आखिरी सवाल आपसे, ये रोटी खाने का सही तरीके का, दुरुस्त तरीके का, दिन में कितनी दफा रोटी खानी चाहिए? जब मन करे तब रोटी खा लें, या एक तरीके कार है कि क्योंकि सुबह देखना के आपने टाइम आटे खाएं की या शाम कीमतों के का कंपैरिजन टाइम किया, तो खाएं। गरीब को तो यही वाइट आटा ही जो है वो सूट करता है, और उसके बजट में वाइट आता है। आटा सूट करता है उसको, 1000 रुपया सस्ता ले रहा है ना, लेकिन सफेद आटा खा के थैले का 1000 रुपया मन के पीछे अगर सस्ता पड़ता है, तो सर उससे जो मैदा या पेट की कोई बुखार या कोई जुकाम या कोई फ्लू या कोई और कोई भी ऐसी छोटी मोटी बीमारी जो आम रूटीन में हो रही, अगर उसमें कोई एक दफा पेट लूज हो गया, मैदे में दर्द हो गया, तो जब डॉक्टर के पास गए, उससे तो ज्यादा खर्च दे देने करना है। 2-3 हज़ार रुपए की ड्रिप लगेगी, और 1000 रुपए हमने बचाया था, तो फिर हमने किया क्या? दूसरी बात यह है कि हमें खाने में जो है, एक तो सुबह हम जो पराठा लेते हैं, सफ़ेद आटे की रोटियां बनाते हैं, और वो कहते हैं हमारे कुरकुरे पराठे उसी से बनेंगे, फिर मैदे का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। इससे ज़रा हमें बाहर निकलना होगा।
हमें अगर गंदम लेनी है तो फिर वो देसी गंदम आप ढूंढें। सिंध के कुछ इलाकों में मुझे पता चला है कि वहाँ पे कुछ एरियाज में वो पुराने वाला कोई बीज अभी कहीं थोड़ा बहुत है, वरना उन्होंने जो पीछे बैठे हैं ना वो उन्होंने तो ये तो इसको भी डॉक्टर साहब बदल जुए दिया। शीर लाने के मुताबिक है। अब बात यह है कि हमारे पास जौ मौजूद है, हम जौ का आटा या जौ का दलिया, हम उन चीज़ों की तरफ हमें जो है वो आना पड़ेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं आप फल खा के जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया कि नहीं फल कब खाना है, फ्रूट को तो appetizer लेते हैं जी लोग। जब हम पेट पेट भर लेंगे हाँ, तो उसके बाद ऐसे ही कहते हैं है, फल आना ऐसे। चाहिए और फिर फल खाएंगे। तो फल बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमारे यहाँ गोश्त जो है उसको शोरबे वाला बनाया जाए, उसको भी इंटेक किया जाए। है। सब्जियां जो है उनको पकाई जाए, सब्जियों को बतौर सालन भी पेट भरा जा सकता है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं 4 नान जरूर खाने हैं थोड़े से हलीम के साथ, तो फिर ही पेट भरेगा। तो फिर बीमारियां और मसाइल जो है ना वो हमें उनसे कोई बचा नहीं सकता ना, मसले ये बने पड़े। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी।